हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन 11th क्लास फिजिक्स के। अब देखो बच्चों, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा है। लीनियर मोशन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे वेलोसिटी कंसेप्ट आता है। नॉन लीनियर मोशन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक्सेलरेशन को हमको पढ़ना होता है। पर फिर भी एक क्वेश्चन जो अराइज होता है कि वो क्या है जो मोशन को लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, दोनों को चलाता है। मोशन कौन देता है? तो उसका आंसर है फोर्स। एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में वो आता कैसे है? उसके ऊपर फोर्स लगाने की वजह से। लीनियर मोशन है मतलब कि एक यहाँ पे गाड़ी है जो 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है और उसकी मोशन जो है वो लीनियर है, 10 ही बनी होती है, 10 इसकी मोशन बनी होती है। तो इस केस में भी हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हमको वेलोसिटी को 10 से बढ़ा के 12 करना है तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगर एक फुटबॉल है, अगर इसको मोशन में लाना है, ये अभी रुकी हुई है, तो किसी ना किसी को तो इस पर किक लगानी होगी तभी ये आगे जाएगी। दूसरा, एक पत्थर को अगर ऊपर की तरफ हमको मतलब कि ऊपर को ले जाना है, ऊपर की तरफ ले जाना है, तो किसी ना किसी को उसको ऊपर की तरफ थ्रो करना होगा। या एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड करता आ रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन पे, तो इसको रोकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स लगे ये नहीं रुकेगा। अगर एक बॉल की डायरेक्शन बदलनी है, जैसे एक बैट्समैन होता है, वो बॉल की क्या करता है, डायरेक्शन को बदल देता है अपने बैट से, तो वो डायरेक्शन भी हम फोर्स लगा के बदल सकते हैं। तो बच्चों, फोर्स क्या होता है? ये एक्सटर्नल एफर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। या तो हम किसी चीज को पुश कर सकते हैं आगे की तरफ, या पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं अंदर की तरफ। अब देखो बच्चों, फोर्स क्या क्या कर सकता है। अगर एक छोटी बॉल है और वो रुकी हुई है तो उसको चला सकता है। पर बड़ा पत्थर है, कोई रोक है, उसको नहीं चला सकते। कोशिश कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं, पर वो चलेगा नहीं। तो मोशन या तो प्रोड्यूस कर सकता है या प्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकता है फोर्स से। एक ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ आ रहा है, छोटा पत्थर है या छोटी बॉल है, तो उसको रोका जा सकता है, बड़ी चट्टान को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, इस केस में रुक जाएगी, इस केस में हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी रुकेगी वो नहीं। एक छोटे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकते हैं अगर वो मूव करती हुई आ रही है तो। पर एक मान लो बड़ी बस है या कोई बड़ा पत्थर है, उसकी डायरेक्शन को हम नहीं बदल सकते। हाँ, फोर्स तो हम लगाएंगे पर हमारी फोर्स का कोई फायदा वहां पे नहीं होगा। तो चेंज और ट्राइंग टू चेंज द डायरेक्शन, या तो चेंज कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो चेंज हो जाएगी, या फिर सिर्फ कोशिश कर सकते हैं उसको चेंज करने की। हाँ, ड्राइवर स्टीयरिंग से कर सकता है, वो अलग बात है। एक ऑब्जेक्ट की बॉडी को डिफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो स्पंज है तो डिफॉर्म हो जाएगा, पर वो अगर स्टील है तो डिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि स्टील जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। ठीक, तो फोर्स से हम ये सब चीजें कर सकते हैं। फिर एक आता है एरिस्टोटल फैलेसी। देखो बच्चों, एरिस्टोटल फैलेसी, एरिस्टोटल आज से करीबन करीबन 2300 या 2400 साल पहले थे। ये एक बड़े थिंकर थे, ठीक है, विचारक। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, पर ये क्या था कि अपने आसपास जो चीज़ें देखते थे उसके बारे में अपने विचार देते थे। ठीक है, काफ़ी बढ़िया विचारक थे, बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने अपने विचार दिए हैं। उनमें से एक है यहाँ पे मोशन के ऊपर। इन्होंने क्या कहा कि एक बॉडी को एक यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखने के लिए उस पर कंटिन्यू हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक बॉडी है, अगर इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी को 10 रखना है तो कंटिन्यू हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाता है और रुक जाता है। ठीक, अगर आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो ऑब्जेक्ट थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। तो अगर आपको उसकी स्पीड को 10 मेंटेन करनी है तो फोर्स को कंटिन्यू लगाना पड़ेगा। अब इन्होंने ये चीज़ें अपने आसपास जो देखा होगा उसी हिसाब से कह दिया। ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, बस ये एक विचारक थे। इन्होंने इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो एक बच्चा है और उसके पास एक छोटी सी गाड़ी है और वो उसको अपने धागे से खींच रहा है। तो बच्चा जब तक धागे से अपनी गाड़ी को खींचेगा वो चलती रहेगी। जैसे उसने धागे को खींचना बंद कर दिया तो गाड़ी भी रुक जाएगी। ठीक है, उस टाइम होता है कि ये ठीक लगता था, पर ये जो स्टेटमेंट है ये आधा अधूरा है और ये इसलिए इसको पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कमी है वो हम अब देखते हैं। देखो बच्चों, इनके आर्ग्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम थी वो हम बताते हैं। हर एक सरफेस फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे अर्थ का सरफेस है वो अपना फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी बॉडी को जो उसके ऊपर मूव करती है। फ्रिक्शन बेसिकली होता है किसी भी सरफेस की पकड़। जैसे अर्थ पे कोई चीज़ मूव करेगी तो अर्थ की अपनी एक पकड़ है। ठीक है, वो क्या करती है, अपोज करती है उसके ऊपर होने वाली मोशन को। जैसे रोड हो गई, रोड पे कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा
तो वो फ्रिक्शन को फील करेगा, ठीक है, क्योंकि रोड जो है वो फ्रिक्शन अप्लाई करती है। तो अब देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया और इसकी जो मोशन है वो 10 मीटर पर सेकंड है। अब फ्रिक्शन भी साथ साथ लगेगा, तो क्या होगा कि जैसे ही हम इस फोर्स को लगाना बंद कर देंगे तो ये जो वेलोसिटी है ये 10 से धीरे धीरे कम होती होती रुक जाएगी। हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो ये धीरे धीरे रुक गई। पर यहाँ पे एक बारीकी वाली बात यह है कि ये रुकती है फ्रिक्शन की वजह से, ना कि हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाना बंद कर दिया उसकी वजह से। कैसे? समझो, मान लेते हैं एक सरफेस है और ये बिल्कुल स्मूथ है, इसके ऊपर बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है। वैसे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, पर मान लो कि इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है। इस केस में दो फोर्स काम करते हैं हमेशा। एक फोर्स का काम होता है ऑब्जेक्ट को चलाना, इसका काम है ऑब्जेक्ट को रोकना। एक चलाने वाला फोर्स होता है, एक रोकने वाला फोर्स होता है। तो अगर हमने क्या किया, हमने ये जो रोकने वाला फोर्स है इसको जीरो कर दिया, कोई रोक ही नहीं पाएगा ऑब्जेक्ट की मोशन को। अब तो जैसे हमने इस पर शुरू में फोर्स लगाया 10 मीटर पर सेकंड, अब ये जैसे ही 10 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे रोकने, अब हमारे कॉन्टैक्ट से ये ऑब्जेक्ट छूट गया है, हमने इसको एक बार धक्का दिया, एक फोर्स लगाया और ये चलना शुरू कर देगा। अब इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, न तो इसके ऊपर कोई चलाने वाला फोर्स बचा है और ना ही इसको रोकने वाला। तो ये अपनी जिस पोजीशन पे यहाँ पे रहेगा उसी पोजीशन पे आगे रहेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट को कोई रोकने वाला फोर्स नहीं काम कर रहा है तो वो अपनी पोजीशन को बनाए रखता है, क्योंकि जब उसको रोकेगा ही नहीं कोई तो वो चलता रहेगा। इस चीज़ को ऐसे समझो, जैसे स्पेस हो गया, स्पेस में कोई एस्ट्रॉयड घूम रहा है और वो किसी भी प्लेनेट के आसपास नहीं है कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसको इम्पैक्ट कर पाए, अपनी तरफ खींच पाए। तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कहीं से भी आया होगा, जो उसकी वेलोसिटी होगी वही उसकी वेलोसिटी हमेशा बनी रहेगी, चाहे आप उसको 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद या 5 साल, 10 साल बाद, कितने भी साल बाद, तो वो अपने आप को उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रखेगा। अब जो फोर्स लगा था वो तो उसके पास शुरू में लगा था, जब कभी भी वो किसी चीज़ से टकराया होगा या उसके ऊपर जो फोर्स लगा होगा वो कई साल पहले लगा होगा, और वो आज भी उसी मोशन में है जो शुरुआती मोशन में था। और वो अपनी शुरुआती मोशन में क्यों है? क्योंकि जो हमारा स्पेस है उसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, जब मान के चलते हैं। तो जो यहाँ पे मेन आर्गुमेंट जो फेल हुआ वो इस वजह से हुआ कि अगर हम फ्रिक्शन को जीरो कर दें तो ऑब्जेक्ट पे फिर हमको फोर्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रह सकता है। ठीक है, तो अगर आप फोर्स लगाना बंद भी कर दें और फ्रिक्शन को जीरो कर दें तो ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी पोजीशन में, पुरानी एक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किए थे। गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने इस बात को साइंटिफिक प्रूफ किया था। देखो बच्चों, गैलीलियो ने अपने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। इनर्शिया क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखो, उन्होंने 2 इंक्लाइन ब्लॉक ऐसे रखे, दोनों का एंगल सेम है, सेम इंक्लाइनेशन है, सेम हाइट है, ठीक है। और यहाँ से एक बॉल या कोई भी मार्बल हो सकता है उसको नीचे की तरफ छोड़ दिया। जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी और फिर जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। पर क्या होगा, जितनी हाइट से हमने इसको छोड़ा है उतनी हाइट पे ये पहुंच जाएगा। हम क्या मान के चलते हैं, ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, इसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो जितनी हाइट से हमने इसको छोड़ा था ये उतनी हाइट को गेन कर लेगा। पहला ये था। दूसरा, अगर हम फ्लैट सरफेस पे, जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अगर इस पे ऑब्जेक्ट को मूव कराएं तो ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहता है। अगर हमने मान लो उसको एक झटका दिया, हल्का सा एक फोर्स लगाया, तो ये अपनी हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने इस टाइप से एक बॉक्स बनाया। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट को छोड़ा और ये घूम के अपनी पुरानी हाइट, लगभग पुरानी हाइट तक पहुँच जाता है। थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, वो फ्रिक्शन की वजह से रहती है, फ्रिक्शन को 100% एलिमिनेट नहीं कर सकती। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो यहाँ पे थोड़ा बहुत हाइट का डिफरेंस आ रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है। अगर हम फ्रिक्शन को बिल्कुल एलिमिनेट कर दें तो ये अपनी पुरानी हाइट को गेन कर पाएगा और इसी हाइट तक पहुँच जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, एक तरफ का स्लोप धीरे धीरे कम करते चले गए। ठीक है, ये स्लोप अब इन्होंने, जैसे यहाँ पे जो स्लोप था, अब ये जो स्लोप है ये कम है, झुकाव जो है थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर दिया। पर इन्होंने क्या बात नोटिस की, जैसे ही हम यहाँ से ये बॉल वापस इन्होंने छोड़ी,
तो ये बॉल सेम हाइट तक चली जाती है। हाँ, सेम हाइट तक जाने के लिए इनको थोड़ा लंबा रास्ता ट्रैवल करना होता है। ये जो लेंथ इसने ट्रैवल की है ये कम है और ये ज़्यादा है, तो मतलब इसको चाहे तो लेंथ ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़े, पर ये अपनी इनिशियल हाइट तक ही चली जाती है। ठीक है, फिर इन्होंने और कम किया और कम करते करते ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे आ गए। अब इन्होंने यहाँ से इस बॉल को छोड़ा और ये सीधे चलती चलती है अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। इनका कहना ये था अगर इस सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है और ये अपनी पुरानी हाइट को गेन करने के लिए चलती रहेगी जब तक कि इसको हाइट नहीं मिलेगी। अब मान लो इसको अनंत काल तक कोई हाइट ना मिले तो ये चलती ही रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, वैसे प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है, ये कुछ देर बाद जा के रुक जाती है। तो गैलीलियो ने यही कहा था कि अगर फ्रिक्शन वहाँ पे ना हो, कोई रोकने वाला फोर्स ना हो, तो ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी पोजीशन में ही बना रहेगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, क्योंकि उसको कोई रोक नहीं रहा है। तो उन्होंने कंक्लूड क्या निकाला, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, या तो रेस्ट हो या मोशन हो विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इक्विवेलेंट, ये दोनों ही चीज़ें इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि इन पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। ठीक है, इन पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लगता। इसका क्या मतलब है अभी मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, एक हमारे पास गाड़ी है 2000 किलोग्राम की, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो 100 न्यूटन लगता है। रोड जो है वो 100 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। अब जो इंजन हमने स्टार्ट किया उससे हमको जो स्पीड मिली है 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है कि अगर हमको इसकी स्पीड को 10 मीटर पर सेकेंड रखनी है तो हमको इंजन से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 100 न्यूटन। जितना फोर्स फ्रिक्शन लगा रहा है, अगर हम फ्रिक्शन को काउंटर कर पाए, ठीक, तो अब हम जैसे गाड़ी चलाते हैं और हाईवे पे गाड़ी चलती है और गाड़ी की अगर स्पीड सेम है तो इसका मतलब क्या होता है, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं गाड़ी से, जो गाड़ी का इंजन है जितना फ्रिक्शन है। तो जैसे ही यहाँ पे जो हमारा लगाने वाला फोर्स है वो 100 न्यूटन हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जितना 100 इधर लग रहा है उतना ही हो जाएगा, तो हमारी गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। अगर हम फोर्स को 100 न्यूटन से ज़्यादा लगाते हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड भी बदल जाएगी, 10 से 11 हो सकती है, 12 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और अगर हम मेंटेन करके रखें 100 न्यूटन फोर्स, ठीक है, तो ये गाड़ी हमारी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी हमेशा। ठीक है, इसलिए कहते हैं एक तो रोड को स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ भी नहीं होना चाहिए, पर बिल्कुल उसका फ्रिक्शन कम से कम रखना चाहिए। और गाड़ी को अगर आप एक ही स्पीड से चलाओगे तो आपका पेट्रोल भी कम लगेगा, इंजन पे लोड भी कम आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो सिर्फ फ्रिक्शन को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर गाड़ी की स्पीड आप नहीं बढ़ाते तो माइलेज अच्छा मिलता है, फ्यूल हमारा कम बर्न होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की। तो इसमें मोटे मोटे तौर पे हमको ये पता चला कि अगर एक ऑब्जेक्ट चलता है वो चलता ही रहेगा जब तक कि उसको रोके ना कोई। ठीक है, तो अगर मान लेते हमने शुरू में किसी को एक फोर्स लगाया तो और फिर हमने उसको छोड़ दिया, हमने अब हमारा उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वो अपनी पोजीशन को बनाए रखेगा, अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखेगा जब तक कि उसको कोई रोके ना। अगर उसको कोई रोकेगा तो उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर कंटिन्यू कोई इसको रोक रहा है और हमको उसकी स्पीड भी मेंटेन करके रखनी है, फिर हमको फोर्स लगाना पड़ेगा कितना, जितना वो रोक रहा है। तो रोकने वाला फोर्स और चलाने वाला फोर्स जब बैलेंस हो जाते हैं तो स्पीड एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया जो गैलीलियो ने दिया था वो वही बात है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नेट का मतलब जितना लेफ्ट से लग रहा है उतना राइट से लग रहा है, या जितना ऊपर से लग रहा है फोर्स जितना नीचे से लग रहा है, अगर वो बैलेंस हो जाता है तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक, समझो कि एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक का कुछ तो वेट होगा, वेट हमेशा नीचे लगता है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्योंकि ये टेबल जो है सॉलिड है तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ रिएक्शन लगाएगा। हर एक बॉडी क्या होती है, रिएक्शन अप्लाई करती है। अब अगर हमें ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्टेबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पे लगने वाले सारे फोर्स बैलेंस है। मतलब कि जो इसका वेट है वो किससे बैलेंस हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन से। तो इसका जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स कैसे लिख सकते हैं हम, जो फोर्स नीचे लग रहा है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं और जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो नेगेटिव, ये हो गया जीरो। क्योंकि दोनों फोर्स जो है
इक्वल है, तो नेट फोर्स पे लगने वाला 0 है। जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही ये टेबल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो फोर्स बैलेंस हो गया, तो ये हमको रेस्ट में दिखाई देगा। दूसरी बात, अगर ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर की स्पीड से चल रहा है, 10 की स्पीड से, और जो इसमें फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, अगर मैं नेट फोर्स निकालूं, इस फोर्स को, ये सीधे हाथ की तरफ जा रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको नेगेटिव। अगर ये 0 है, मतलब जो अप्लाई किया गया फोर्स फ्रिक्शन के बराबर है, मतलब चलाने वाला फोर्स रोकने वाले फोर्स के बराबर है, तो ये ऑब्जेक्ट जो अपनी इनिशियल पोजीशन में होगा वही होगा। अगर इसकी इनिशियल कंडीशन 10 मीटर पर सेकंड की है तो फाइनल भी वही रहेगी, ये इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। यही फर्स्ट लॉ भी है, बस थोड़ा सा क्या हुआ कि लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई बस, बाकी ये फर्स्ट लॉ ही है। अब हम बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया होता क्या है? देखो बच्चों, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया मास ही होता है। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मास होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, मास होता ही है। अब क्या होता है, उसको मास को इनर्शिया ही कहते हैं। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट का मतलब जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी दो ही होती है हर एक मैटर की, एक तो उसके पास मास होगा और दूसरा चार्ज होगा, ठीक। अब चार्ज के बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे, यहाँ पे मास के बारे में पढ़ते हैं। हर एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी बाय वर्चू, वर्चू का मतलब जिसकी वजह से, बाय वर्चू ऑफ विच दे कैन नॉट चेंज बाय देमसेल्फ, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे, मोशन में है तो मोशन में रहेंगे। कहने का मतलब ये समझो, कोई निर्जीव वस्तु है जिसके अंदर कोई भी लाइफ नहीं है, नॉर्मली समझो, उसको चलाने के लिए भी फोर्स चाहिए और उसको रोकने के लिए भी फोर्स चाहिए, ठीक है। वो ना तो अपने आप चलेगी ना अपने आप रुकेगी। अब देखो, जैसे ये रेस्ट में, अब गाड़ी को चलाने के लिए इंजन स्टार्ट करते हैं, फ्यूल जलता है और वो चलता है और ये चलना शुरू कर देगी इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड। ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ये। तो हमको क्या करना होगा, इस पे फोर्स लगाना होगा, इसका इंजन स्टार्ट करेंगे तो ये चलेगी। उसी टाइम पे इस पे फ्रिक्शन लगाना भी शुरू हो जाएगा, ये हमको पता है। मान लेते हैं कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन से ज़्यादा है और ये चलना शुरू कर देगी। अगर हम इंजन को बंद कर दें, जैसे हम क्या करते हैं कि गाड़ी चलती चलती अगर बंद कर दे तो गाड़ी एकदम से तो नहीं रुकती, गाड़ी धीरे धीरे रुकती है, मतलब वो रुकती है फ्रिक्शन की वजह से। अब लगने वाला फोर्स तो 0 हो गया, अब रोकने वाला फोर्स काम करेगा। अगर मान लो वहां पे रोकने वाला फोर्स भी ना हो तो गाड़ी रुकेगी नहीं। अगर मान लेते हैं रोड के ऊपर फ्रिक्शन ही ना हो तो गाड़ी को चलाओ और तुरंत बंद कर दो, फिर तो वो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी हमेशा। पर फ्रिक्शन क्योंकि होता ही है, कभी भी इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर इस गाड़ी को रोकना है तो नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, ठीक। जैसे गाड़ी को हम रोकते हैं तो हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने से क्या होता है, पहिए उसके रुक जाते हैं और फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और वो गाड़ी रुक जाती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है वो अपनी पोजीशन को अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकता। चेंज करने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगना ही चाहिए, उसको चलाने के लिए भी फोर्स चाहिए और उसको रोकने के लिए भी फोर्स चाहिए। इसी को कहते हैं इनर्शिया, और मेजरमेंट करते हैं किलोग्राम में। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। मान लेते एक बॉल है, अगर इसका मास 10 kg है और एक और बॉल है, इसका मास 20 kg है, तो इसका इनर्शिया कम है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है। इसका इनर्शिया मान लेते हैं m1, इसका हो गया m2, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसका इनर्शिया कम है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, ठीक है बच्चों। अब देखो दूसरी बात क्या होती है, एक जैसे कि हम बस में रहते हैं और बस एकदम से चलना शुरू कर देती है। अब हमारी जो बॉडी है वो थी रेस्ट कंडीशन में, पर क्योंकि बस एकदम से चलना शुरू कर देती है तो हमारी बॉडी एकदम से आ जाती है मोशन में। अब क्या होता है कि कोई भी मास होता है उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। हम तो अपने आप को फिर भी कवर कर लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर मसल्स है और मसल एनर्जी हमारे अंदर है, ठीक। मसल पावर का यूज़ करके हम रुक जाते हैं। पर मान लेते हैं बस के अंदर कोई पत्थर रखा हुआ है और बस एकदम से चलना शुरू करती है तो वो पत्थर पीछे की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक। क्योंकि वो नॉर्मल तो क्या था, रेस्ट कंडीशन में, पर एकदम से बस चलेगी आगे की तरफ तो वो पीछे की तरफ आना शुरू कर देगा, क्योंकि वो अपनी पुरानी पोजीशन को बनाए रखना चाहता है। उसको थोड़ा टाइम लगेगा अपनी नई पोजीशन में आने के लिए। उसी तरह जैसे हम एक बस एकदम से रुक जाती है, ब्रेक एकदम से लगाते हैं तो आगे की तरफ जाके गिरते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम पे किस में थी, मोशन के अंदर। और गाड़ी एकदम से रुक गई तो वो एकदम से रेस्ट में आ गई, तो
बहुत से लोग आगे की तरफ जाते हैं। हाँ, जिन्होंने हैंडल नहीं पकड़ा वो तो बिल्कुल आगे जाएंगे, जिन्होंने अपनी सीट पकड़ी हुई है तो वो कुछ ही सेकंड के अंदर बच जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके बारे में। वैसे वो मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया ही है, पर उसमें कुछ और चीज़ों को पढ़ेंगे।